हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया है कि जो मुल्क की और बैरून मुल्क की बड़ी ख़बरें होती हैं उसके पीछे की ख़बर क्या है और उस इशू को नज़दीक जाकर के समझने की हम कोशिश करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो अयोध्या के मामले में फ़ैसला आया है वो उस पर चर्चा हो रही है और बहुत से लोग बड़े खामोशी से भी उस पर एक तरह से गहन विचार कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा इसलिए खामोशी बनाए हुए हैं, कुछ लोग इसलिए कि शायद किसी को बुरा लग जाए इसलिए ना बोलें। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं तस्लीम रहमानी साहब, ये SDPI के नेशनल सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट हैं MPCI के, और मुस्लिम इश्यूज़ पर और नेशनल इश्यूज़ पर बहुत खुल कर के अपनी राय रखते हैं। रहमानी साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड YouTube चैनल पर। आप ये बताइए कि इस फैसले को, जिसमें एक तरह से समझा यह जा रहा है कि आस्था की बुनियाद पर फैसला हो गया, जो मालिकाना हक़ का फैसला था उस पर यह बात सामने आ रही थी कि सबूतों के बुनियाद पर फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है, ख़ास तौर पे मुसलमानों में, वो एक तरह से जो खौफ था कि कोई झगड़ा होगा, फसाद होगा, हंगामा होगा, और ऐसा माहौल बनाया भी गया था। उसके ऐसी सूरत हाल लगती है कि ये जानते हुए, ये समझते हुए कि ये फ़ैसला गलत है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे और एक तरह से इस नाइंसाफ़ी को कबूल कर रहे हैं जान बचाने के लिए। तो ऐसी सूरत जो है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मुझे इस पे थोड़ा सा तरद्दुद है कि ये जान बचाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ कि ये हिकमत अमली जो मुसलमानों ने यहाँ इख्तियार की है, ये बात तो पूरा मुल्क जान गया, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरा मुल्क जान गया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप गौर से पढ़ें उस फैसले को तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कोर्ट ने मस्जिद के वजूद को तस्लीम किया है और उसको गैर कानूनी तरीके से, बल्कि वैंडलिज्म यानी गुंडागर्दी के ज़रिए से शहीद किया गया है। ये तस्लीम किया कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उसके सबूत नहीं है। यानी मस्जिद से पहले यानी 12वीं सदी और 16वीं सदी के बीच में वहाँ क्या था इसका कहीं कोई सबूत नहीं है। और फिर जब कोई मंदिर था नहीं तो रामचंद्र जी की जाए पैदाइश वहाँ कहाँ से आ गई? ये इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़ी नाइंसाफी के बावजूद दे दिए कि उन्होंने सब तस्लीम किया और फिर भी मंदिर के लिए उन्होंने वो जगह दे दी और उसका कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन अगर आज मुसलमान खामोश हैं तो अफसोस तो है। 6 दिसंबर 1992 को आप बताइए कि पूरा मुल्क यानी बड़े से बड़ा कम्युनिस्ट मुसलमान तकलीफ में था उस दिन मस्जिद, लेकिन हुआ क्या? वापिस लौटते हुए कार सेवकों ने खामोश बैठे मुसलमानों का कत्लेआम किया। अक्टूबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया इसी नाइंसाफी और आस्था की बुनियाद पर, तब भी मुसलमान नहीं बोले। उसी तरीके से इस मौके पर भी मुसलमान नहीं बोले हैं। तो ये जो न बोलना है, अब आप इसको कंपेयर कीजिए जरा। बड़े मैं मुख्तलिफ बात कह रहा हूँ। कश्मीर में कितना बड़ा नाइंसाफी और कितना बड़ा जुल्म हुआ, गैर जमहूरी गैर कानूनी तरीके से, वो भी खामोश हैं अपने घरों में और उनकी खामोशी से हुकूमत परेशान है। यही बात यहां हुई है। मुसलमानों ने से अमन की अपीलें गैर जरूरी तौर पर की जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा साबित किया कि वो वतन से इतना प्यार करते हैं कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म के नतीजे में भी तशद्दुद पे आमादा नहीं होंगे। एक बार फिर सबूत दिया है, सैकड़ों साल सबूत दिया और इस मर्तबा दुनिया देख रही है कि नाइंसाफी हुई है, लेकिन मुसलमानों ने उस नाइंसाफी के लिए किसी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आज भी दस्तूर और कानून का ही रास्ता इख्तियार करने को आमादा है और हमारा सच तो दुनिया ने देख ही लिया है। तशद्दुद की जरूरत ही क्या है? एहतजाज करेंगे, तहरीकें जब जरूरत पड़ेगी तहरीकें चलाएंगे, सच को आश्कार करेंगे, हिंदुस्तान को बताएंगे कि बीजेपी, RSS, संघ परिवार की तमाम तंजीमों ने एक झूठ और मफरूजे की बुनियाद पर साजिश के जरिए इस मुल्क के हिंदुओं मुसलमानों को आपस में तकसीम किया अपने इक़्तिदार और हिंदू राष्ट्र के खातिर। अच्छा, एक और ये ओपिनियन आ रही है कि जिस तरह से मुकदमा लड़ा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो इस तरफ से थे, जो मस्जिद के हक़ में थे, उन्होंने
पूरी कार्रवाई के दौरान, अदालती कार्रवाई में, जो नरसिम्हा राव की हुकूमत ने एक बयान दिया था कि ये गलत हुआ है, स्टेटस को की हालत में मस्जिद को गिराया गया है, इसलिए हम स्टेटस को एंटे यानी मस्जिद बना करके देंगे। उस पर कभी मुस्लिम फरीक की तरफ से कोई ना एप्लीकेशन, ना कोई बहस, ना कोई डिमांड। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरफ के लोग भी उधरी के लिए काम कर रहे थे? आखिर क्या था वो? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि हम ये कहें कि इस तरफ के लोग भी उधरी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन डिस्क्रिपेंसीज तो हैं। अभी एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं, जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनका ये मानना है कि इस केस में मुस्लिम फरीक़ैन की जानिब से जो जिस अंदाज से मुकदमा लड़ा गया उसमें और बहुत सी बातें कही जा सकती थी। मिसाल के तौर पर एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि जिस रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोर्ट किया, उसको तो बुला के एएसआई को ट्राई नहीं किया गया। जी। उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाना चाहिए था। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो ये कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट गलत है। तो आप अगर एक्सपर्ट्स को बुला के उस पर ओपिनियन लेते तो शायद और बहुत सारी बातें क्लियर होती। दूसरी बात, राम मंदिरों का वजूद इस मुल्क में कभी रहा ही नहीं है, उस पर बहस की जा सकती थी। तीसरी बात, इस पे बहस की जा सकती थी कि 9 लाख साल पुराना एक प्रजम्पशन है रामचंद्र जी का, वो कितना माइथोलॉजिकल है और कितना रियलिस्टिक है, इस पर एक बहस की जा सकती थी कि रामचंद्र जी अगर कोई एक्चुअल वजूद 9 लाख ईयर बैक हुआ है तो वो हुआ या नहीं हुआ, इसी पर सारा केस डिसाइड हो सकता था। ये बहसें हैं जो टेकअप होनी चाहिए थी इसमें, और क्यों नहीं हुई ये बहरहाल ये जवाब उन लोगों को देना चाहिए। तो ये बहरहाल मैं, चूँकि बहुत सी चीज़ें तजर्बे हो रहे हैं ज़िंदगी के, उसमें एक तरह से अपने केस को कमज़ोर करने का जिन चीज़ों की तरफ आपने भी इशारा किया, एक और एरिया है। ये अयोध्या वाले मसले के अलावा भी कुछ और केसेस हैं जहां प्रोसिक्यूशन के साथ एक तरह से उनको सपोर्ट कर देते हैं और क्रॉस नहीं करते। ये भी एक तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन ही था जिसकी ज़रूरत थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, एएसआई वाली। तो ये आखिर क्या है ये जिसको आम तौर पर लीडरशिप कहा जाता है? एक साहब हैं जिनको एक अखबार जो बहुत ही राइट विंग नज़रिए के अखबार के ग्रुप का एक उर्दू अखबार है, जो उन्हें फ़रीक़ अव्वल लिखना शुरू किया था, बार बार लिखा, जबकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे लोग थे जो मुकदमा लड़ रहे थे, और फिर उनकी एक खामोश मुलाकात, आधी रात को मुलाकात, इन सब के बाद में जो ये फैसला आया है, इस पर बहरहाल एक शक और शुबे की तो सिचुएशन बनती है। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात तो कह सकता हूँ, मैं आई एम नॉट पर्सन टू कास्ट एस्पर्शंस, हाँ ठीक है, लेकिन ये उम्मत, हाँ, और इस उम्मत की जो भी क़यादत है, टूटी फूटी है, स्ट्रांग है, ताकतवर है, जैसी भी है, इन दोनों के बीच में एक नज़रियाती फ़र्क बहुत बड़ा है। उम्मत जो कुछ चाहती है वो लीडर नहीं चाहते, और वो लीडर्स किस अंदाज में किससे टैकल हो रहे हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या उनके खौफ हैं, अंदर क्या बात करके आते हैं, अखबारों में क्या कहते हैं, ये बात वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये सही है कहीं ना कहीं अभी जो पूरे 15-20 दिन से जो माहौल चला, उसमें वो लोग जो मुजरिम हैं, उन्हीं लोगों के साथ हमारी क़यादत जाके बैठी है। उसने पूरी उम्मत को बेचैन किया है। जी बिल्कुल, और आज बहुत बेचैनी है इसको लेके। या जो हमारे एनएसए साहब के साथ अभी जो मीटिंग हुई, मुझे हैरत है कि वहां पर लोगों ने बैठ के, वहां सिर्फ 2 आदमियों ने कुछ माकूल बात की, बाकी तमाम, एक साहब ने तो हिंदुस्तान को भारत पिता तक कह दिया। अरे साहब, कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं उन्हें नज़दीक से जानता हूँ, और मुझ जैसे और कितने लोग जानते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव क्लास का हवाई जहाज़ और 2-4 दिन की 5 स्टार होटलों की रात गुजार देनी, उसकी कीमत में कुछ भी वो कह देते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। तो अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो उम्मत चाहती है वो लीडर नहीं चाहते, तो बुनियादी तौर पर तो लीडर वही होता है जो उम्मत की नफ्स को समझे और उसकी ज़रूरतों, शिकायतों को ख़त्म करने के लिए काम करे। ये आर्टिफिशियल लीडरशिप,
मैं तो देखिए तकरीबन मेरी उम्र 60 के आसपास पहुंच रही है, और मैंने देखा है कि अगर किसी एक छोटे से इलाके में भी कोई छोटा सा लीडर उठता है तो पता चला एजेंसियों ने उनको जो है वो कैच कर लिया और कुछ ना कुछ उनसे काम अपने तरीके से लेते हैं। ये बहरहाल एक अलग से एक बहस है, और हम ये खुल करके कह सकते हैं। देखिए तजर्बात ज़िंदगी में बहुत सिखाते हैं। जो रोग एलिमेंट्स हैं हुकूमत के अंदर, पूरी हुकूमत गलत नहीं हो सकती, रोग एलिमेंट्स हैं जो अपने तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं और कुछ गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर भी शायद काम करते हैं। तो हमारे जो जो उम्मत के लीडर हैं वो आखिर उनकी सोच समझ कहाँ है? क्या वो अपने कुछ लोगों की मुशावरती कमेटी होती है जिसमें कुछ फैसले लेते हैं, या वन फाइन मॉर्निंग किसी को कुछ ख्याल आता है और वो जो जा करके बयान दे देता? वो थोड़ा सा बताइए, चूँकि आप भी सोशल, आप मुझे बहुत दूर तक ले जाने की नहीं सूरत, देखिए सूरत तो है। देखिए मैं तो ब्लंट हूँ, ये आप जानते हैं। नहीं, और तो आप मुझे कुरेद रहे हैं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ उस सतह पर के जो बहुत दूर तक चली जाएगी। जी। मैं सिर्फ एक जुमला तो अर्ज करूंगा। हाँ। हमारे मुल्क की जो सरकार अभी है जी। और सरकार में जो सुरक्षा एजेंसियां जिसे हम कहते हैं वो सब की सब इजराइल से गवर्न हो रही हैं। ये बात चूंकि पाए तहकीक को पहुंची है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जितने भी मेजर सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं, जो वीआईपी सिक्योरिटी है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह की, सब मुसाद के हाथों में है। और नेशनल ये बहुत खतरनाक है। ये इस मुल्क के लिए खुदकशी के मुतरादिफ है। और वो मुल्क ऐसा है, मैं अभी पिछले दिनों कह रहा था कि इजराइल और अमेरिका पर तकिया करने वाले लोग ऐसे ही हैं जैसे किसी गिरती हुई दीवार पे कमर लगा के खड़े हैं। एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो मुसाद यहाँ पर एक्टिव है उसका सीधा ताल्लुक बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के साथ भी है। 1992 में इजराइल से इंडिया के ताल्लुकात हुए जनवरी में, और दिसंबर में हो गया मस्जिद गिरी। और 2002 के गुजरात फसादात में भी उनका ये एक किस्सा है। दूसरा किस्सा ये है कि वही इजरायली एजेंसियां जो आज हिंदुस्तान के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को निगरानी कर रही हैं, वो आज पूरे के पूरे गल्फ में भी जी वो काबिज हो गई और वो खुल गया है। यानी सऊदी अरब और गल्फ की जो कंट्रीज हैं वो इजराइल के हाथों में खेल रही हैं। अब ऐसे में जब हमारे वजीर आजम गल्फ में जाते हैं तो उनको जो है वो बिन सुलेमान अवार्ड भी मिल जाता है, और इस किस्म के कुवैत यूएई से मिला, कुवैत में भी मिल जाता है, सऊदी अरब में मिल जाता है। तो ये वो कनेक्टिविटी है कि उन्हीं ममालिक से वाबस्ता लोग जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं वो एनएसए की मीटिंग में बैठ के वो कहते हैं कि मिस्र अगर अपने आप को दुनिया की माँ कहता है तो हम कह सकते हैं कि हम दुनिया के बाप हैं। तो जो भारत माता कहने की जय वाले लोग हैं वो भारत पिता की बात वो लोग कह रहे हैं जो इजराइल के हाथों में अब खेल रहे थे। इसी तरीके से जो दूसरी लीडरशिप है, यानी अब मुझे नाम नहीं लेना, लेकिन जो एनएसए साहब का इदारा है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन 1995 से बना हुआ, उसकी कंसल्टेटिव कमेटी के रुकन हमारी बड़ी से बड़ी तंजीमों के सरबराह हैं। यानी 20 साल से उनके वो रवाबित एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। तो फिर उम्मत तो पीछे रहेगी। ये एजेंसियों का कंट्रोल हमारी तंजीमों के ऊपर भी है, हमारे कायदीन के ऊपर भी है, जाहिर है कि उम्मत के ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए नजरियाती फर्क है। लेकिन बहरहाल उम्मत उससे मुतासिर तो होती है, इन्फ्लुएंस तो होती है। जब लीडर्स गलती करते हैं किसी भी फैसले में तो उसका असर तो उम्मत को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बहुत ही अहम है। गलती है या खता है तो ये लोग खुद ही तय करेंगे, क्योंकि गलती तो नादानिस्तगी में होती है। वैसे ये जो एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से टर्निंग पॉइंट में महसूस कर रहा हूँ, इसके बाद इसकी नज़ीर के तौर पर मान करके कहीं भी आस्था का सवाल उठा करके क्या ये आगे इसी तरह का रथ चलेगा, या कहीं कोई मुल्क के समझदार लोगों में, मैं इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं कहता, मुल्क को जो ताकतवर देखना चाहते हैं, कम्युनल लाइन पर डिवाइड करके कमज़ोर करना नहीं चाहते, उनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए 92 इस मुल्क का पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था, बाबरी मस्जिद की शहादत। आप अगर पढ़ेंगे 92 के बाद तो पूरी सियासत बदलती दिखलाई देती है। और 2019 इस मुल्क के कल्चरल डिस्कोर्स का टर्निंग पॉइंट है। इसको ये मान लेना चाहिए कि अगर एक मस्जिद के सबूत होने के बावजूद वहाँ
वहां उसकी जगह मंदिर के क़याम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुल्क में वो नज़रिया जो इसे एक ख़ास रंग में रंगना चाहता था, वो नज़रिया अब प्रिवेल कर गया है, और आगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वो डिस्कोर्स तब्दील हो जाएगा। अब उसमें जो सेकुलर सोशलिस्ट फोर्सेस हैं, लिबरल फोर्सेस हैं, वो इस नजरिए से लड़ने की कितनी ताकत रखती हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कोर्स बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो क्या दुनिया की हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा और आगे से समझना चाहता हूं, चूंकि आपने बहुत कुछ समझा है, स्टडी किया है, दुनिया देखी भी है, ये जब किसी मुल्क में डिक्टेटर का उरूज होना शुरू होता है, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको एक तरह से किल किया जाता है, क्या हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं? क्या सूरत है? गुजर चुके उस प्रोसेस से हम। देखिए, डेमोक्रेसी के 4 पिलर कहे जाते हैं। तो ना लेजिस्लेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया और अदलिया है, और फिर मीडिया। अब आप देखिए कि लेजिस्लेशन में आरएसएस बैठा हुआ है, जो एक फासिस्ट नजरिया है, सारी दुनिया जानती है। उसके कंट्रोल में पूरा डेमोक्रेटिकली उनके कंट्रोल में है। ब्यूरोक्रेसी बहुत पहले से रंगी हुई है। मीडिया का रुख आप देख ही रहे, सारा दुनिया देख रही है मीडिया क्या रुख है। और ये लास्ट पिलर था डेमोक्रेसी का, जुडिशरी, जो 9 नवंबर 2019 को मैं ये कहता हूं गिर गया। तो ये चारों पिलर डेमोक्रेसी के गिर के सेफ्रोनाइज्ड हो गए हैं, फासिस्ट अगर हो गए हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हिटलर के जमाने में हम दाखिल हो चुके हैं, उसके ऊपर कदम रख दिया है। अब तो उससे बाहर निकलने की बात है। अब वो चाहे जिस अंदाज से भी हो, बहरहाल हिटलर का वजूद बहुत लंबा चौड़ा अरसे तक नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। तो हमको ये लड़ाई लड़नी है इस मुल्क में, पूरे उन्हीं दस्तूरी बुनियादों पे जिसे डिसमेंटल किया जा रहा है, कि हम इस दस्तूर को कायम रखते हुए इस हिटलर शाही से बाहर निकलने की जद्दोजहद हमें करनी है। मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा, एक टेम्परेरी फेस है, नुकसान पहुंचाएगा, शदीद नुकसानात होंगे, लेकिन मुल्क भी रहेगा, हम भी रहेंगे। जद्दोजहद का सेहरा पहले भी हमारे सिर बंधा था, अब फिर हमारी सिर बंध रहा चाहिए। यानी दोबारा एक तरह से आज़ादी के लिए बिल्कुल एक कोशिश करने की जरूरत है। जरूरत। उसमें आम लोग जो असल में नुकसान या फ़ायदा उनको पहुंचता है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारें ऐसे हालात में, कुछ उसके बारे में 1-2 मिनट में कुछ बताएं। सिर्फ एक चीज़ है, एक तो सब्र है। ये अमन तो जो है अपनी जगह, अमन तो मजबूरी भी बन जाता है, सब्र है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक जुल्म हुआ है, और इस जुल्म में चूंकि वतन से प्यार है, इसलिए वतन को नुकसान पहुंचाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस सब्र के साथ जो पीसफुल मूवमेंट खड़े हों, उसमें अवाम की शिरकत जितनी बढ़ेगी, उन तहरीकों को उतनी ही ताकत मिलेगी, और वो तहरीकें अगर ताकतवर होती हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं। तो एक अवामी तहरीक की जरूरत है जो बाअमन हो और दस्तूरी और जमहूरी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इजाजत है। चाहे जो जितना इनकार करें ये लोग, लेकिन हम तब भी कर सकते हैं, वो जेल डाल सकते हैं। आपको इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। सारी दुनिया में गैटोज बन गए हैं, मुसलमान खास तौर पर 10 करोड़ के करीब मुसलमान कहीं ना कहीं रिफ्यूजी रह रहा है। हम गनीमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी उस स्टेज तक पहुंचे नहीं, हालांकि पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है म्यांमार की सतह पर, लेकिन हम उससे अभी भी बच सकते हैं अगर हम अपनी तहरीकें, भाई आप जेल भरो तहरीक अगर शुरू कर दे तो आपको कौन रोक लेगा? आप कत्ल करें, इससे बेहतर है कि जेल चले जाइए। जी बिल्कुल। तो इस किस्म की तहरीकें अगर उठती हैं तो मैं मुसलमान भी और जो भी बड़ी तादाद में लोगों ने, जो इंसाफ पसंद लोग, गैर मुस्लिमीन ने इस फैसले को क्रिटिसाइज किया है, बड़ी तादाद में किया, सबको साथ लेके आप तहरीक उठाइए, जेल जाना पड़े जेल जाइए, सत्याग्रह करना पड़े सत्याग्रह कीजिए, यही तरीके होते हैं। और हम तो महात्मा गांधी के मुल्क के रहने वाले। जी। तो ये एक तरीका है आपके पास, आप आज इसको अपना लें या सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अपना लें, ये आपका इख्तियार है। वो कितनी तबाही पे आप एक्टिव होते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के व्यूवर्स के लिए टाइम दिया, और ख़ास तौर पे जो बातें आपने कही हैं और जिस हद तक लोगों को समझने की ज़रूरत है अपनी लीडरशिप का आवाम से रब्ता कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात सामने आई, और ऐसे हालात में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और हमेशा मुल्क के लिए
बेहतर सोचने की, शांति के साथ अपने हक मांगने की बात, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ इसके लिए पूरे मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। चूँकि अफेक्टेड पार्टी होने के बाद भी हम मुल्क की भलाई के लिए काम करें, ये बहुत अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। शुक्रिया।